फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आइए मंगल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज जानेंगे इस वीडियो में। और ये देखिए हमने 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कराने का सोचा है, जिसमें कि आप लोग का बहुत सारे कमेंट्स थे। तो जो भी ऑनर्स का क्वेश्चन मिलते जाएगा मैं करवाते जाऊंगा, आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। और ये देखिए ज्योग्राफी ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इसमें आपको ज्योग्राफी यदि सब्सिडरी और इकोनॉमिक्स सब्सिडरी है तो भी आप लोग देख लीजिएगा। और अदर यदि ऑनर्स है आप लोग का जीके से रिलेटेड जो भी है ऑनर्स साइंस को छोड़कर, वो सभी लोग देख लीजिएगा। आप लोग में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अदर यूनिवर्सिटी भी, सारे यूनिवर्सिटी एक जैसा क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है वही क्वेश्चन बनाया जाता है, और जो क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है जिसपे गलतियां ज्यादा होती है वही क्वेश्चन बनाई जाती है। इसलिए हमने पूरे 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो वॉच कीजिएगा। जहां कभी भी थोड़ा भी कुछ डाउट लगे या आंसर वगैरह में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसका सुधार हो जाएगा यदि कुछ गलती रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आप लोग देखिएगा, और इसी तरह का दूसरे सब्सिडरी या ऑनर्स पे क्वेश्चन लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट जिस ऑनर्स पे आएगा मैं उसके पे क्वेश्चन बनाने का कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट के लगभग है? तो देखिए विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है भारत के क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहीं पे यदि जनसंख्या पूछता तो उसका आंसर 17.5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है। देखिए कितना कंफ्यूजन है, इसलिए 2.4% हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतों में सबसे आगे है? तो देखिए इसके संकेत में पाकिस्तान जो है सबसे आगे है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये यातायात से लेके है, कि यातायात ये लोग बना रहे हैं। वर्तमान में सार्क में कितने देश हैं? तो सार्क में 8 देश हैं वर्तमान में। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में चली थी। नेक्स्ट है, भारत की ट्रेन कितनी दूरी तय की थी? तो भारत की पहली ट्रेन जो है वो कितनी दूरी तय की थी? तो ये 34 किलोमीटर था उस टाइम पहली ट्रेन, जो कि पुणे से थाने की ओर गया था। डीजल इंजन डैश में बनाए जाते हैं? तो डीजल इंजन आप लोग सब जानते हैं वाराणसी में बनाया जाता है, डीजल इंजन का फैक्ट्री है। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 1993 में बी आरक्षित कर दिया गया था? तो ये रेलवे को बी आरक्षित उस टाइम कर दिया था। निम्न में से कौन सा महारत्न उद्योग है? रत्न उद्योग कौन सा है इसमें से? तो देखिए महारत्न किसे कहते हैं हम लोग? तो नवरत्न की श्रेणी में नहीं आते, उसे महारत्न करते थे। ये हो जाएगा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, क्योंकि गेल, कोल और सेल ये सब नवरत्न कंपनियां हैं, इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं आता है? मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो सेबी नहीं आता है, क्योंकि ये सेबी एक विनिमय बोर्ड है, ये इंटरचेंज एक्सचेंज का काम करता है, ये सिक्योरिटी प्रदान करता है म्यूचुअल फंड कंपनी सबको। ट्रेजरी बिलों को कौन भुगतान करता है? तो ट्रेजरी बिलों का जो भुगतान करता है वो आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। ए नंबर हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट है, भारत में धातु के सिक्के कौन जारी करता है? भारत में धातु के सिक्के, मेटल के सिक्के कौन जारी करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार जारी करता है। बी नंबर हो जाएगा आंसर। उस स्थान का क्या नाम है जहां टिस्को की शुरुआत हुई थी? तो टिस्को जो है रतन टाटा जी का, ये इसका शुरुआत जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान से हुआ था। साक्षी इसका आंसर हो जाएगा सी, ये जमशेदपुर झारखंड में है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, यातायात किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? यातायात, तो ये आर्थिक हो जाएगा। ए नंबर इकोनॉमिक्स। भारत में इस समय प्रत्याशित आयु क्या है? तो इसका हो जाएगा 69 वर्ष। पवन ऊर्जा में भारत का विश्व में डैश स्थान है? पवन ऊर्जा में भारत में विश्व में भारत का चौथा स्थान है, चौथा स्थान। शिक्षा तथा स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना के अंग है? ये सामाजिक हो गया। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये सामाजिक है। सामाजिक आर्थिक ढांचा उत्पादन में वितरण में सहयोग देता है। कौन देता है? तो प्रत्यक्ष रूप से देता है। ए नंबर हो जाएगा आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन भारत में सबसे बड़ा सोना उत्पादक है? तो ये आप सब जानते होंगे, कर्नाटक में सोना का उत्पादन सबसे बड़ा होता है, कोलेरू में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जानी जाती है? तो बेंगलोर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, इसको जानते हैं सिलिकॉन वैली, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी नाम से जानते हैं बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारी उद्योग नहीं है? देखिए सूती कपड़ा जो उद्योग है ये भारी उद्योग नहीं आता, इस टेक्सटाइल जो है ये भारी उद्योग में नहीं आते हैं। टिस्को क्या है? टिस्को एक निजी क्षेत्र का कंपनी है जो कि
रतन टाटा जी ने जमशेदपुर के साक्षी में स्थापना किया था। सूती वस्त्र उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है। भारत की सर्वप्रथम कपड़ा मिल डैश में स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का कोलकाता में स्थापित हुआ था, जो कि बाद में बंद हो गया था और फिर मुंबई में हुआ। तो कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद का आधार क्या है? तो पूंजीवाद का आधार पूंजी ही होता है, कैपिटल जिसको बोलते हैं। ए नंबर हो जाएगा आंसर। डैश समाज एक वर्ग विहीन समाज है। कौन सा समाज एक वर्ग विहीन समाज है? तो पूंजीवाद समाज जो है एक वर्ग विहीन समाज है। उपनिषेधवाद डैश शब्द कोलोनस से लिया गया है। तो ये लेटिन शब्द जो लिया गया है ये कोलोनस से लिया गया है। फिर है जमींदारी प्रथा किसने शुरू की? तो जमींदारी प्रथा आप लोग सब जानते हैं, लॉर्ड कर्नवालिस ने शुरू किया था। नेक्स्ट है भूमि सुधार डैश के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची में आता है। इसमें 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग से यदि पूछ लिया जाए कि वन और शिक्षा यानी फॉरेस्ट और एजुकेशन की सूची में आता है तो समवर्ती सूची में आता है। यही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, वन और शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट है भूमि सुधार कानून कब पारित हुआ था? तो ये 1950 में पारित हुआ था भूमि सुधार कानून। निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार के हिस्से के रूप में पेश नहीं किया गया था? तो जमींदारी उन्मूलन जो था ये भूमि सुधार के हिस्से के रूप में पेश नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 33 नंबर देखेंगे, और 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से देश भारतीय सूत का प्रमुख आयातक हैं? भारतीय सूत का प्रमुख आयातक ये देश है इंडोनेशिया। भारत के अधिकांश जूट मिलें डैश पर स्थित है। जो अधिकांश जूट मिल है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि ज़्यादातर जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ लगी थी? तो सीमेंट का जानते हैं गढ़ है चेन्नई। डी हो जाएगा आंसर। कौन से 2 राज्य अपने कपास उद्योग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो कपास जानते ही है, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में कपास उद्योग होती है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित है? तो भिलाई आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में है भिलाई स्टील प्लांट। देखिए कॉमन सेंस लगा के जो भी क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे से सोच समझ के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे जाता है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर यदि पूछ दे तो कानपुर को कहा जाता है। फिर से पूछ सकता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोल दे तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को भारत के धागे निर्यात करता है? मतलब कौन सा देश है जो भारत को धागे का निर्यात करता है? तो जापान देश है जो कि भारत को धागे का निर्यात करता है। तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत में शुरू किए गए भूमि सुधार के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? तो ये किसे शामिल किया गया था? इसमें सभी उपरोक्त सभी को, मध्यस्थता उन्मूलन, किरदारी सुधार और कृषि पुनर्गठन। डी नंबर हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक सिंचाई को पूरा करता है? 41 नंबर। तो सबसे अधिक सिंचाई पर डिपेंडेंट है पंजाब आपका। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर फोकस किया गया है? तो इसमें सभी क्षेत्रों पे फोकस किया गया था, कृषि पे, बीमा पे और गैर फार्म कंपनियों पे। एसएसपी और इश्यू कीमतों की सिफारिश कौन करता है? तो इसका हो जाएगा आपका सी, कृषि लागत और मूल्य के आयोग। फिर निम्नलिखित में से किस उद्योग को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाता है? तो ये अनिवार्य लाइसेंस जो दिया जाता है, ये उपरोक्त सभी उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाता है। बिना लाइसेंस का आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर क्वेश्चंस। तो 45 निम्नलिखित किस राज्य में कुछ प्रमुख स्टील उत्पादक केंद्र है? तो देखिए सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादक केंद्र झारखंड में, जैसा कि आप जानते हैं बोकारो स्टील प्लांट एशिया का सबसे ज़्यादा उत्पादक स्टील का करता है। फिर मैसूर लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1923 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन में सबसे अधिक है? तो गुजरात जो है नाइट्रोजन का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। सबसे बड़ा सीमेंट क्षमता वाला राज्य कौन है? सबसे बड़ा सीमेंट क्षमता वाला राज्य मध्य प्रदेश है, लेकिन सबसे पहले सीमेंट उद्योग कहाँ लगा था? चेन्नई में लगा था। सबसे बड़ा सीमेंट खपत वाला राज्य कौन है? देखिए सबसे ज़्यादा सीमेंट क्षमता है मध्य प्रदेश में, लेकिन खपत कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो बी नंबर हो जाएगा आंसर।
कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है? तो ये यूपी है, आप लोग सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक राज्य है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेल को कितने रेलवे जोन में बांटा गया है? तो ये आप सब जानते हैं 18 जोन अभी हो चुका है। पहले 17 जोन था, लेकिन एक कोलकाता मेट्रो जुड़ने के बाद अब 18 जोन हो गया है। तो 17 जो मारेंगे गलत होगा, ए नंबर आंसर दे दिया है, लेकिन यहाँ पे 18 आंसर होगा। ठीक है, 18 जोन वर्तमान में है भारतीय रेलवे में। भारतीय रेलवे नेटवर्क का 20 में क्रम क्या है? तो 20 में चौथा नंबर पे भारतीय रेलवे। रेल यात्री कोच देश में बनाया जाता है? तो रेल यात्री कोच पेरम्बूर में बनाया जाता है, सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा राज्य में रेल मार्ग कब विकसित हुआ था? देखिए इसमें और देखना चाहते हैं तो डीजल इंजन, देखिए वाराणसी में बोलेगा रेल डीजल इंजन कहाँ बनता है, वाराणसी में बोलेगा विद्युत इंजन कहाँ बनता है, तो चितरंजन में बोलेगा आपको कि यात्री कोच कहाँ बनता है, पेरुबंदर में। और बोलेगा कि अभी रेल फैक्ट्री कोच आईसीएस इंडियन रेल फैक्ट्री कोच कहाँ है, तो ये चेन्नई में है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में रेल मार्ग कम विकसित हुआ है? तो अभी मणिपुर यानी उत्तर भारत का मणिपुर, मिजोरम, ये सब राज्य में कम रेल विकसित हुआ है। कौन सा राष्ट्रीय पथ दिल्ली और कोलकाता को वाया वाराणसी से जोड़ता है? तो देखिए दिल्ली कोलकाता वाराणसी से NH2 जोड़ता है। देश में औद्योगिक प्रगति का अनुपात क्या है? तो औद्योगिक प्रगति का अनुपात 8.6 है। देश कृषि आधारित उद्योग है? कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो इसमें कृषि आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा? लकड़ी का उद्योग, क्योंकि कृषि पे ही डिपेंडेंट होता है लकड़ी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वर्तमान 58 नंबर क्वेश्चंस। सतत विकास की आवश्यक शर्त क्या है? तो सतत विकास की आवश्यक शर्त उपरोक्त सभी होगा, डी नंबर आंसर। भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है? भौतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? सभी सम्मिलित है, भूमि, जल, वायु। वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण स्रोत है, डी नंबर हो जाएगा 60 का। फिर है भारत में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी निवास करते हैं? देखिए फिर आ ही गया क्वेश्चन, 17.5%। और बोलेगा भारत का क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4%। लेकिन बोलेगा भारत में विश्व का कितना परसेंट जनसंख्या रहता है? तो 17.5%, सी नंबर आंसर। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो चाइना। अभी चाइना नंबर 1 पे बना हुआ है। यदि जनगणना होगी 2021-22 में तो भारत टॉप पे आ सकता है। प्रति व्यक्ति आय किस देश में सर्वाधिक है? तो चाइना का जो प्रति व्यक्ति है इनमें से सबसे ज्यादा है। ये सब ऑप्शन से बनता है। नेक्स्ट हो गया 64 नंबर, 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 2012 से 17 है, जो कि 2015 में ही इसको खत्म कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया, योजना आयोग को हटा दिया गया। महानोबलिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना पे संबंधित था? तो आप सब जानते हैं महानोबलिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे संबंधित था। पहला था हेरोडोमर, पहला पूछे तो हेरोडोमल पे था, दूसरा महानोबलिस पे था, और चतुर्थ था गॉडगिल पे। देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है? तो 2/3 आबादी जो है ये कृषि क्षेत्र पर ही डिपेंडेंट है देश की। निम्न में से नगद फसल कौन है? तो नगद फसल जिसमें ज्यादा तुरंत बेचने पे पैसा मिल जाता है ज्यादातर, उसे नगद फसल कहते हैं, कपास। हरित क्रांति सम्मिलित है? हरित क्रांति किससे सम्मिलित है? तो इसमें से सभी, उपरोक्त सभी, रासायनिक कृषि और उन्नत बीज सबसे संबंधित है, डी नंबर। बोलेगा हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966-67 में हरित क्रांति आई थी, जबकि ये आपातकाल चल रहा था। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है भारत में। और 20 में पूछे तो बोरलॉग हो जाएंगे। श्वेत क्रांति के जनक बोले तो बोरलॉग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, मुद्रास्फीति से डैश लाभान्वित होता है? क्या होता है? विनियोक्ता यानी इन्वेस्टर जो है ये मुद्रास्फीति से लाभान्वित हो जाता है। मुद्रास्फीति समाज में धन के वितरण को बनाती है, क्या असमान बना देती है जब मुद्रास्फीति हो जाता है? मुद्रास्फीति का प्रथम अवस्था क्या है? तो मुद्रास्फीति के प्रथम अवस्था जो है मंदस्फीति है। नेक्स्ट है, कृषि अवशिष्ट किस ऊर्जा का स्रोत है? कृषि अवशिष्ट जो है वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है, ए नंबर हो जाएगा आंसर। स्वस्थ किस प्रकार की आधिकारिक संरचना का अंग है? स्वच्छ, तो ये सामाजिक है। स्वस्थ जो है सामाजिक, इसमें आर्थिक आएगा ही नहीं। भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत अभी कोयला ही है, इसी से निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, प्राथमिक।
और द्वितीयक में आपका उद्योग वगैरह आ जाएगा, और तृतीयक पूछेगा तो इसमें सेवा क्षेत्र आ जाएगा, जैसे इनकम टैक्स वगैरह, किसी को आप फ्री में काम करते हैं, लोक आयोग सेवा, यूपीएससी वगैरह तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है जिसमें सेवा किया जाता है। और द्वितीयक में आता है उद्योग वगैरह, सीमेंट फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्री उद्योग है। द्वितीयक में, प्राथमिक में कृषि वगैरह, पशुपालन वगैरह आ जाता है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो उपनिवेश अर्थव्यवस्था थी ब्रिटिश काल में, ए नंबर हो जाएगा आंसर। ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किए थे पहली बार। उसके बाद भारत की 1947 में राष्ट्रीय आय में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 12.3%, 12.3% था 1947 में राष्ट्रीय आय का योगदान। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं? तो बैंकिंग क्षेत्र जो है ये तृतीयक में आ जाता है, सेवा क्षेत्र है, क्योंकि आप जाते हैं बैंक में तो कस्टमर क्या, वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं आपके सेवा में बैठे रहते हैं, आपसे पैसे नहीं लेते हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चंस। और उत्पादन में सक्रिय घटक क्या है? तो उत्पादन में सक्रिय घटक दोनों हो जाता है, उपयुक्त दोनों, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी दोनों आ जाता है। मानव विकास क्या है? तो मानव विकास एक साधन एक साध्य दोनों है, साधन एवं साध्य दोनों। मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता क्या है? मानवीय साधनों के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, शिक्षा, इसके बिना नहीं हो सकती। शिक्षा आएगी तो अनुशंसा भी आ जाएगी, होनेस्टी भी आ जाएगी और नैतिकता भी आ जाएगी। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि देखिए जब कृषि के समय आ जाएगा तो वो लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे। जब कृषि का समय नहीं रहेगा तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए छुपी बेरोजगारी से कहा जाता है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है, शहरी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि देखिए कभी कभी जब शहर में भी कुछ कुछ सीजन आ जाते हैं, दुर्गा पूजा फेस्टिवल वगैरह आ जाते हैं, तो उस टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिलने लगती है, और कभी कभी मंदी चलने लगती है तो काम नहीं मिलता है, इसलिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो प्रारंभ हुई थी 2010 में हुआ था, ए नंबर। फिर नेक्स्ट है, सॉरी इसका 2011 हो जाएगा आंसर, 2010 नहीं 2011 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में स्टार्ट हुआ, तो 2010 में इसका समिति का गठन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, और 87 क्वेश्चन है, देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर बनाया गया? तो इसे चाइना को ध्यान में देखकर बनाया गया, सी नंबर आंसर होगा। फेमा कब लागू हुआ था? फेमा 2010 में लागू हुआ था, बी नंबर। विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल 1 अप्रैल से डैश लागू किया गया? विशेष आर्थिक क्षेत्र 1 अप्रैल 2000 से लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2000 से, बी नंबर होगा आंसर। भारत में निर्यात आयात अनुपात लगभग डैश प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। निर्यात नई 1991 डैश को कहा गया, नई आर्थिक नीति 1991 किसे कहा गया? इसमें यू टर्न नीति को कहा गया था, यू टर्न नीति को ऐसे करके, ठीक है। फिर नई आर्थिक नीति में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो ऑल ऑफ द, यानी कि उपरोक्त में सभी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सभी को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लकड़वाला फॉर्मूले का निर्धारण डैश हेतु स्वीकार किया गया था? तो गरीबी रेखा के लिए लकड़ावाला आया था। इसमें बहुत सारा समिति है, 15-20 समिति है, सब याद कर लीजिएगा आप लोग। सहकारिया समिति वगैरह है, रंगराजन समिति है, प्रकाश समिति है, चीनी घोटाला, ये सब वगैरह है। एक क्वेश्चन यहाँ से आने का बहुत ज़्यादा संभावना रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए। झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ डैश जीवन यापन के लिए विशेषता है? झुग्गी झोपड़ी कहाँ पाया जाता है? अक्सर शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के घर पाए जाते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी अक्सर शहरों में बना लिया जाता है अवैध जमीन कब्जा करके। शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम पोषण स्तर क्या है? तो शहरी क्षेत्र के लिए ये 2100 कैलोरी है, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी है, क्योंकि ग्रामीण में ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। निर्धनता एक डैश समस्या है? निर्धनता एक कैसी समस्या है? सामाजिक समस्या है। मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? मनरेगा अधिनियम सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, ये 2006 में लागू हुआ था। देखिए 98 नंबर, और हम लोग अब 100 के लगभग में है। स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो स्वतंत्रता के समय जो भारत में साक्षरता दर थी ये 17, 18, 19 इनमें से कोई नहीं था, इन लगभग 40-42% था। भारतीय योजना आयोग कब गठित हुआ? तो योजना आयोग जो गठित हुआ था वो 15 मार्च 1950 को गठित हुआ था, इसका 15 मार्च 1950 को। यदि योजना आयोग कब
बोलेगा कि ख़त्म कर दिया गया, तो 15 अगस्त 1914 को ख़त्म कर दिया था। और बोलेगा नीति आयोग कब से आ गया है, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से आ गया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है हमेशा प्रधानमंत्री होता है, जो उस समय प्रधानमंत्री रहेंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो पूरे 100 क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा दिए हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2015 को हुआ था, याद कर लीजिए 1 जनवरी 2015 का हुआ था। तो इस तरह का क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट का आएगा मेरे पास क्वेश्चंस, मैं करवाने का जरूर कोशिश करूंगा। समय थोड़ा कम रहता है इसलिए नहीं करवा पाता हूं, आप लोग को जरूर से जरूर मैं क्वेश्चन करवाने का कोशिश करूंगा। और पूरे क्वेश्चंस जो भी आंसर बताएंगे सभी 100% सही है। आप लोग जो भी इस ऑनर्स सब्जेक्ट से मिलता जुलता सब्सिडरी हो, ऑनर्स हो, कंपोजिशन पेपर, जो भी पेपर हो, आप लोग जरूर इसको देख के जाइएगा, आप लोग को बहुत फायदा होगा, और फिर बाद में बताइएगा कि कितना फायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।